गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। तो आज अपना जो है नंबर सिस्टम वाली क्लास का चौथा दिन है और आज ये नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। कल हम लोगों ने लगभग 7 प्रकार के क्वेश्चन कल तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उससे आगे के टाइप वाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए, ये एक स्लोगन मैंने ऐड किया, 30 में 30 जब कब आएंगे, जब आपकी मेहनत होगी और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरी जिम्मेदारी तो मैं निभा रहा हूँ, आपको आपकी मेहनत भी करते रहना है। तो आपको रेलवे एनटीपीसी में 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर करना है, ये मेरा टारगेट और इसी को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत की जाती है क्लास की बिना किसी डिटेल के। ये जो डीआई है ये आपको डेली देखने को मिल रही है। ये डीआई इस बात का इशारा करती है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन प्रीवियसली विगत वर्षों में पूछे गए हैं, इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज का पहला सवाल है, टाइप 8 पर हम लोग पहुंच गए नंबर सिस्टम में। आज इस नंबर सिस्टम का खात्मा भी हो जाएगा, ये नंबर सिस्टम आज खत्म भी हो जाएगा। कल से हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और जहाँ तक बात रही, मंडे से मैं लाइव आऊँगा, पूरी कोशिश होगी कि मंडे से मैं लाइव रहूं। और क्लास का जो टाइम हो जाएगा वो संडे को, जो जब लाइव टेस्ट होना है, संडे के लाइव टेस्ट में आप लोगों को लाइव क्लास का जो टाइम होगा वो आपको बताया जाएगा। प्लीज़ सभी लोग उपस्थित रहिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं? भाजक का मतलब समझ रहे हैं? भाजक का मतलब होता है मल्टीपल्स, गुणक। ठीक है, जैसे एक संख्या लिखी है, मैंने कहा 4 है, मैंने कहा इस संख्या के सर्वाधिक भाजक क्या होंगे? तो आप कहोगे भाजक से मतलब होता है वो संख्याएं जिससे ये 4 जो है क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो कोई भी संख्या दी हो, भाजक निकालना हो तो उसको सबसे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं। जैसे इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 अर्थात 2 की पावर 2। तो जितने प्राइम नंबर में आप इसको छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे, अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे, भाजक उतने पर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो जो घात लिखी है उस घात में आप 1 जोड़ देते हैं तो भाजकों की संख्या निकल आती है। घात में 1 जोड़कर भाजक की संख्या निकल आती है। जैसे 4 में 4 की घात 2 थी, उसमें 1 जोड़ दिया तो इसमें पता चला 4 के 3 भाजक होंगे। कौन कौन से? अब अगर आपको ये जानना है कि 4 के 3 भाजक कौन कौन से, तो आप कहोगे सर 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और ये जो है 4 से भी होता है। तो पहला भाजक, दूसरा भाजक, तीसरा भाजक। ठीक, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखना। ऐसा नहीं कहना है कि अब ये नहीं करना है कि आप सबको जो है ब्रेक करने लगे, तोड़ने लगे, फिर घात निकालने लगे, उसको 1 जोड़ने लगे। मैं आपको अभी एक आइडिया दे रहा हूं कि भाजक निकाले कैसे जाते हैं। अब जैसे एक संख्या मैंने और ले ली एग्जाम्पल के रूप में, आपसे पूछा कि बताइए 12 के कितने भाजक होंगे? आप कहोगे सर जी तोड़ लेते हैं इसको, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये लिखा है सर 2 की पावर 2 गुणे 3 की घात 1। अब क्या करना है आपको, जो इसकी घात है उसमें से 1 जोड़िए तो 2 + 1 3 हो गया, और इसमें 1 जोड़ लीजिए तो 1 + 1 2 हो गया, यानी कि ये मिला 3 और ये मिला 2। 3 दूनी 6 भाजक हुए किसके? 12 के। अब सर जी हमें बताइए, ऐसे समझ नहीं आया 6 भाजक 12 के कैसे होंगे? तो देखिए 12 के 6 भाजक कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और खुद 12 होगा। देखिए 6 भाजक हुए, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही आपको भाजक निकालना होता है। अब मेरे दोस्त, आपने इन दोनों एग्जाम्पल से सीखा क्या? सबसे मेन मुद्दे की बात है कि जो एग्जाम्पल आपने ये दोनों देखे, इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि जैसे ही संख्या बड़ी हुई, पहले 4 थे तो इसके भाजक 3 मिले थे, अब संख्या जब 12 हुई थी तो इसके भाजकों की संख्या भी बढ़ गई। तो इससे आपने क्या सीखा? जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाएगी उसके भाजकों का जो संख्या होगी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसके जो मल्टीपल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो अब आप इसमें सब पूरे भाजकों का ऐसे फैक्टर करके मत निकालना। जो सबसे बड़ी संख्या होगी, नॉर्मल सी बात है, उसके भाजक सबसे ज़्यादा होंगे, यानी सबसे ज़्यादा भाजक किसके होंगे? 240 के। हाँ, अगर ये पूछता कि 240 के भाजकों की संख्या कितनी होगी तो आप निकाल सकते थे। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में आपको दिया था और कहा था कमेंट में सब लोग आंसर बताइएगा। सुनील का आंसर आया था, बाकी किसी का आंसर नहीं दिया था किसी ने, है ना? तो ये दर्शाता है कि आप अपने चीज़ों के प्रति कितने ईमानदार हैं और कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए 2 से, तो 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से आगे हो जाएगा 120, हो जाएगा 120 दूनी 240। इसको आप क्या कर लोगे? 2 से फिर से कर लोगे, फिर ये 60 हो जाएगा।
फिर ये 2 गुणे 2 तो रहेगा, 1 2 और बढ़ा लोगे तो फिर ये 30 हो जाएगा, फिर ये एज इट इज़ तो रहेगा। देखिए आपको ये समझना होगा कि आप इसको कितनी जल्दी तोड़ सकते हो, ठीक है। फिर ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे तो रहेगा ही। अब आप इसको 3 गुणे 5 भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये लिखा है 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब आपको क्या बोला मैंने, घातों में 1 जोड़ दे, 4 1 5, 1 2 1 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि 240 में भाजकों की संख्या टोटल कितनी होगी, 20, अगर पूछा जाता। लेकिन इसका आंसर आपका ऐसे ही आएगा कि सर्वाधिक भाजक किसके हैं, तो आपका उत्तर आएगा 240 के, क्योंकि चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 240। और ये बात मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझाई है। बोलो ठीक है, उम्मीद है बात समझ आई होगी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए जब कभी भी आपसे बात करेगा यूनिट डिजिट निकालने की, तो चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उस संख्या, देखो जैसे ये लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में संख्या लिखी है, सपोज करिए लिखा होता है a की घात b, तो a जो होता है इसको बोलते हैं आधार संख्या, बेस नंबर, और जो b होता है ये पावर होती है, घात होती है, सभी लोग बात जानते हो। तो जब कभी भी इकाई अंक निकालना हो और जो आधार संख्या है, उस आधार संख्या का इकाई अंक, ध्यान से सुनना, आधार संख्या का इकाई अंक अगर 1 0 5 या 6 हो और इसकी घात चाहे जितनी लगी हो, तो आप आंख बंद करोगे और उत्तर वही दोगे। सपोज करिए लिखा है 121 की पावर 15 लाख और इसमें इकाई का अंक पूछा है। तो देखिए आधार संख्या में इकाई का अंक क्या है, 1। और वैसे भी आप जब इकाई का अंक निकाल रहे हो तो संख्या कुछ भी लिखी हो, आप सिर्फ ये अंक और पावर से मतलब रखिए। यानी अगर इस सवाल को हम लोग करेंगे तो इकाई का अंक निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1 की पावर 51 गुणे, और यहाँ भी 1 है तो 1 की पावर 51, ठीक। अब अगर ये नंबर आपको दिखाई देते हैं तो पावर चाहे जितनी हो आंसर वही आएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 का मतलब हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगर ये दिखाई देते हैं, इसके अलावा दिखाई देते हैं तो उसमें चक्रण की प्रक्रिया साइक्लिसिटी लगती है, जैसा आप सभी लोग जान रहे होंगे, ठीक है। आगे सवाल आएगा हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 2 की घात 8। ये सवाल बहुत अच्छा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इस सवाल में जो चीज़ पूछी गई है वो बहुत अच्छी पूछी गई है। 2 की घात 8 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 5 के कितने गुणांक सम संख्याएं हैं। सम पूछा है, कितनी गुणांक क्या है, सम है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना और बहुत ध्यान से बताना। चलिए तो सबसे पहले आंसर करिए कितने गुणांक सम संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले क्या आप इसके टोटल गुणांक का मतलब वही भाजक हो जाएंगे, ठीक है। टोटल डिवाइजर या टोटल गुणांक निकाल लीजिए, और क्योंकि आपसे क्या टोटल गुणांक आप निकाल लीजिए, ठीक। पहली बात कैसे अभी हम निकालेंगे। अब आपसे अगर सम पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर टोटल गुणांक में हम केवल विषम वाले घटा लें तो हमें सम वाले मिल जाएंगे। बोलो हाँ या ना। और टोटल गुणांक निकालना भी हमने आपको बताया था, तो जल्दी से बताइए आंसर दीजिए क्या आएगा, फटाफट आंसर दो भाई। टोटल गुणांकों की संख्या क्या आ जाएगी, जल्दी जल्दी आंसर दो। क्या करोगे टोटल गुणांक में, अभी हमने बताया था घात में 1 जोड़ते जाओ, 8 1 9, 2 1 3, 3 1 4, 5 1 6। अब बीच में साइन गुणा था तो गुणा लगा लीजिए। 9 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6, 6 चौको 24, 24 गुणे 3 72, 72 गुणे 9, 72 गुणे 9 का मतलब क्या होता है, ये 72 गुणे 9 से बन जाएगा आपका 9 दूनी 18, 8 हासिल 9 सत्ते 63 और 1 64, यानी टोटल गुणांक होंगे 648। अब इसमें विषम वाले अगर हम घटा लेते हैं तो हमें सम वाले मिल जाएंगे, मिलेंगे। अब विषम गुणांकों की संख्या कितनी होगी, तो भाई जितनी संख्याएं विषम होंगी उसकी जो पावर होगी हम उसको चेक करेंगे। ये तो सम संख्या, इसको नहीं लेना। अब विषम वाले ये और इसमें से आएंगे, यानी 3 की घात 2 लिखा है तो इसका मतलब ये 3, एक जोड़कर 5 की घात 3 लिखा था तो इसका मतलब 4, और 7 की घात 5 लिखा था तो इसका मतलब 6। गुणा करके बताइए कितना आएगा, जल्दी से गुणा करके बताइए। 6 चौको 24 और 3 72, इसका मतलब इसमें विषम पूर्णांकों की संख्या होगी 72। तो भाई माइनस कर लो, इकाई में 6 दिख रहा है, जब घटाओगे तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा 576। 648 में से अगर आप 72 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 576। ये क्या आ जाएगा 576,
ये 576 आ जाएगा सम गुणांकों की संख्या, यानी कि इवन डिवाइजर्स, सम विभाजक, ठीक है, इवन डिवाइजर्स, ठीक है। और अगर विषम का पूछा होता तो ये आपने निकाला है 72, टोटल पूछा होता तो ये आपने निकाला है 648। एक तीर से तीन निशाने, सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक सवाल जब कई कई चीज़ों, कई कई एस्पेक्ट्स को लेकर चलता है तो सवाल अपने आप में ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात समझ आई होगी। और क्यों भाई, इस चीज़ को नोट कर लेना, ये जो मैंने आपको बताया है ना, विभाजकों की संख्या निकालना, गुणांकों की संख्या निकालना, ठीक है, कितने भाजक होंगे, भाजकों की संख्या निकालना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। बताइए अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक। अभी मैंने आपको क्या बोला था, आप सिर्फ इकाई अंक रखोगे, मतलब जो आधार संख्या है, आधार संख्या की इकाई अंक से मतलब रखेंगे तो 3 है, इसकी घात 6 है। अब किसी की भी देखो, मैंने आपको बोला 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर अगर कोई भी और नंबर कौन सा बचा सर, 2, 3, 4, 7, 8 या 9, इनमें से कोई भी नंबर आपके आधार में इकाई में आता है तो आप कहोगे उसका चक्रण जो है, उसकी साइक्लिसिटी आप हमेशा याद रखना कि 4 होती है। कहने का मतलब यह है कि जो घात होगी उसको आप 4 से डिवाइड करके शेष निकालोगे, तो 3 तो एज इट इज बना रहा। अब घात कितनी थी, 6। 6 को 4 से आप डिवाइड करिए, आप अगर 6 को 4 से डिवाइड करते हो और शेष निकालते हो तो मेरे भाई लोग शेष कितना आएगा, 2। जो शेष आएगा उसको यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर लिखेंगे आप शेष को, तो 3 की घात 2 मतलब इकाई में इसमें क्या आने वाला है, 9। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 9। बोलो क्लियर है, समझ आया होगा सभी को, डाउट नहीं रहा होगा। उम्मीद मैं ऐसी कर रहा हूँ सभी से, बोलिए हाँ या ना, कर सकते हैं ना इस बात की उम्मीद। तो बढ़े अगले सवाल की ओर, यस और नो, यस। तो फिर अगला बताइए, ध्यान से देख के बताना। कह रहा है कुल अभाज्य फैक्टर्स कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखो अभी आपने फैक्टर निकालना सीखा था, गुणांक, फैक्टर हो गुणांक। देखिए इस सवाल में सबसे अच्छी और सबसे खास बात जानते हैं क्या है, इस सवाल में सबसे अच्छी और सबसे खास बात यह है कि सवाल की हिंदी में इंग्लिश का मिश्रण है। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, फैक्टर का मतलब होता है गुणांक या फिर गुणनखंड, है ना। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब सर अभाज्य क्या रहा है, जैसे ही उसने कहा कि अभाज्य, तो होता क्या है इस सवाल में, गलती क्या होती है, जैसे ही उसने सवाल में कहा कि अभाज्य गुणनखंड, तो बच्चे कहेंगे सर ये संख्या तो भाज्य है और ये भी भाज्य है, इस पर ध्यान देना ही छूट गया, केवल इस पर देंगे और 9 उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब देखेंगे 9 तो ऑप्शन में ही नहीं, तो 9 से कटने वाली संख्या उत्तर लगाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, आपके पास अगर भाज्य संख्या दी है तो आप उसे अभाज्य में बदलिए। जैसे लिखा था 8 की घात 10, तो 8 को सबसे पहले तो आप ये बताओ 8 को आप क्या लिखोगे, 2 की घात 3। अब ऊपर 10 लिखा था एज इट इज लिखिए। फिर लिखा था गुणे में, ये 9 लिखा है, 9 को आप लिख सकते हो 3 की घात 2, ऊपर लिखा था 7 लिख लीजिए, और ये लिखा था 7 की घात 8। अब बताइए ये हो जाएगा 2 की घात 30, ये हो जाएगा कितना 3 की घात 14, और ये हो जाएगा भाई 7 की घात 8। अब देखो सारी अभाज्य संख्याएं आ गई नीचे की। अब अगर सारी संख्याएं अभाज्य आ गई नीचे की, तो अब इन्हीं को आपको जोड़ना है। जब भी अब कभी आपसे अभाज्य संख्याओं के फैक्टर पूछता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ठीक है, जब कभी भी आपसे अभाज्य संख्याओं के फैक्टर पूछेगा, इस बात पे गौर करना मेरी बात, अभाज्य फैक्टर पूछता है, इसको देखना, बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, तो आपको घात में एक जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो घात दिख रही है आप सीधे सीधे उनको लिख लीजिए, 30, 14, 8, और सबको जोड़ दीजिए सिंपली। कुछ आपको घात में एक वगैरह जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 30, 14, 44 और 8, 52 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। फिर से समझा दे रहे हैं, जब कभी भी अभाज्य फैक्टर पूछेगा तो आपको घात में एक जोड़ता, इससे पहले जब हम लोग फैक्टर निकाल लेते तो घात में एक जोड़ कर निकाल लेते, चाहे वो सम निकाल रहे हो चाहे वो विषम निकाल रहे हो, किया था। लेकिन जब कभी भी अभाज्य फैक्टर पूछेगा, प्राइम फैक्टर पूछेगा, इंग्लिश में प्राइम फैक्टर, तो आपको पावर में एक जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो पावर है उसको उठाइए और सिंपली जोड़कर आंसर बताइए। क्लियर, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप 9 वाले सवाल पर आ गए, 9वें टाइप के प्रश्नों पर आ चुके हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, यहाँ से पेन का रंग बदलते हैं क्योंकि सवाल का टाइप बदल गया है, ठीक है।
कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले याद रखना छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। जैसे हम 5, 6, 7 से डिवाइड करने पर हर बार 3 शेष बचता हूं। ठीक है, सवाल का उत्तर तो ऐसे ही आ गया होगा इतना पढ़ते ही यहां तक, लेकिन फिर भी बचता हो और संख्या 9 के गुणनफल भी हो। अब ये सवाल की जो आखिरी लाइन है यहां से कि और संख्या जो है 9 की गुणज भी हो, इस सवाल की इस लाइन ने सवाल को बहुत ही सरल कर दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सरल कर दिया। और ये जो एक की फैक्टर था सवाल का, यही जो एक मेन पॉइंट था, ये सवाल को आपके आंसर तक सही सही पहुंचाएगा। पूछिए कैसे? पूछो कैसे? हाँ, सबसे पहली बात क्या है? छोटी से छोटी संख्या। तो भाई छोटी से छोटी संख्या यहाँ ढूंढिए, क्या है सबसे छोटी संख्या? आप कहेंगे सर सबसे छोटी संख्या तो ऑप्शन बी बता रहा है, 843। क्या 843 जो है वो 9 का गुणज है? अब 843 9 का गुणज है या नहीं है, इस बात को आप कैसे समझोगे? जल्दी से बताइए, इस बात को आप ऐसे समझोगे 843 9 का गुणज है कि नहीं है? मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो संख्या 9 का गुणज होती है। तो 8 4 12 3 15, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है। अभी हम इस पर जो ये चेक करने की बात है कि हर बार 3 शेषफल बचता है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब बताइए कि अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे सर 1677 है। क्या इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो रहा। हम कहेंगे आंसर नहीं हो सकता, खत्म करिए इसको। उसके बाद आप कहोगे सर उसके बाद छोटी संख्या 1683, आप कहोगे 8 1 9 6 3 9, ये विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ये 9 से तो विभाजित हो रहा है। अब चैलेंज क्या था कि 5, 6 और 7 से डिवाइड करने पर 3 शेष भी होना चाहिए। इसको आप चेक कर लो, 9 से डिवाइड हो रहा था। सर ये तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो मजबूरी वश उसको चेक ना करना पड़े, इसलिए इसको हमने देखा है। आंसर हो गया ये परफेक्ट आंसर। क्या एक भी लाइन आपको लिखनी पड़ी? और अगर इस सवाल में आपको कुछ भी लिखना पड़ जाए ऑप्शन देखने के बाद, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको एक बार फिर से रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अदरवाइज सबसे सरल तरीके हैं। अब मैं भाई वही बात है कि एक तरीका ये भी है कि आप इसका एलसीएम लीजिए, फिर उसमें 3 जोड़िए और देखिए क्या बचता है। तो वो करना ना मेरे जोन में आता है, ना हम वैसे किसी को बताते हैं कि आप वैसे करो। ठीक है, अगर आपको सवाल करने का इससे भी सरल तरीका कोई सूझता है तो आप उसको इस्तेमाल करो, जरूरी नहीं कि आप यही इस्तेमाल करो। अगर आपको सवाल का इससे भी सरल तरीका कोई सूझता है या आप जहां से भी पढ़ रहे हो वो बताते हैं, हालांकि इससे सरल है नहीं कोई, फिर भी ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। इस सवाल को देखिए, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी। अब यहां पर देखना, कह रहा है बड़ी से बड़ी, ठीक है, संख्या ज्ञात करें जिससे 115, 149 और 183 को डिवाइड करने पर क्रमशः 3, 5 और 7 शेष बचे। भैया बताओ, सिंपल सी बात है यार कि अगर आप देखो इस सवाल को देखना, अगर आप 115 को डिवाइड करते हैं उस संख्या से तो शेष 3 बच रहा था। अगर आप उसी संख्या से 149 को डिवाइड करते हैं तो 5 शेष बचता है। और आप अगर उसी संख्या से 183 को डिवाइड करते हैं तो भाई शेष 7 बच रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक संख्या है 5, इस 5 से हम अगर 47 को डिवाइड करें तो शेष कितना बचेगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, 5 9 45, आप कहोगे सर 2 शेष बच रहा है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं ना कि यार उस संख्या में अगर हम 2 ये जो शेष बच रहा है इसको घटा दें तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। आप कहोगे हाँ सर, तो ये जो शेष बच रहा था इसको घटा दीजिए। यहाँ आ जाएगा 112, यहाँ आ जाएगा 145 और यहाँ मेरे दोस्त आ जाएगा 176। आ जाएगा 112, 145 नहीं 144 और 176। अब भाई आपको सिर्फ ये देखना है कि ये 3 संख्याएं जो आई हैं वो कौन से ऑप्शन से पूरी तरह डिवाइड हो। 20 से हो रही नहीं हो रही। 16 से देखो 144 हो जाती है, 16 7 112 हो जाता है और 16 से ये भी हो जाती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, काम खत्म हो गया। हमें आगे चेक करने की आवश्यकता है क्या? हम जानते हैं 18 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ना ये होगा ना ये होगा। तो हम क्यों चेक करते हैं भाई? 4 में से 3 ही गलत होंगे, एक ही सही होगा। तो जो एक सही हमें अगर पहले ही मिल गया तो फिर हम आगे कुछ चेक क्यों करेंगे? हैं? आपके पास एक टोकरी में बताया गया, ये आप जैसे छोटे होते में क्या होता है, छोटे होने में हम लोग एक छुपन छुपाई खेलते हैं। कई सारे लोग छुप जाते हैं, एक आता है क्या होता है जो
वो होता है, छुआ छुआइल खेलते हैं। तो अगर आपको ये सब लोग भाग रहे हैं और आपको अगर एक पकड़ लिया तो बस वही काम खत्म हो गया। अब ये थोड़ी कि आपको एक सबको पकड़ना है, आपने एक को पकड़ लिया, अब उसकी बारी है कि वो किसी को पकड़ेगा। तो आपने एक को पकड़ लिया, अब सबको थोड़ी पकड़ना है आपको। समझ पाए आप क्या कहने का मतलब है मेरा? चलिए देखिए अगला सवाल। टाइप 9 के सवालों पर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है एक संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्या क्या शेष बचता है? ये शेष बचता है। कोई संख्या होगी, नहीं पता है क्या है, इसमें से मिलेगी, ठीक है। उसको आप 10 से डिवाइड करो तो ये शेष मिलेगा, 9 से करो तो 8 शेष मिलेगा, 8 से करो तो 7 शेष मिलेगा, और शेष बचे, ये शेष बचे, ठीक है। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो भैया आपको भी यही करना है। आपको क्या करना है? आप ये ऑप्शंस देखिए, आप इसमें से सबसे छोटी संख्या का चुनाव करिए, जिसको आप अगर 10 से डिवाइड करें तो 9 शेष मिले। सबसे पहले तो इसी को देखो क्योंकि ये सबसे सरल है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 353। अब अगर 10 से किसी संख्या को डिवाइड करना है तो आखिरी के 2 को ही डिवाइड करते हैं। जैसे 353 लिखा है, इसको आपसे 10 से डिवाइड करके देखना है शेष क्या आ रहा है, तो आप इसको डिवाइड कर लो, जो शेष बचेगा वही आंसर आएगा। तो भाई 10 से अगर आप 53 को डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि शेष 3 मिलेगा, जबकि आपको चाहिए क्या था? 9। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं हो सकता, राइट। अब उसके बाद आओ, अब सबसे छोटी क्या मिली? अब सबसे छोटी संख्या है 359, 359। 359 में आखिरी की 2 संख्याएं हैं 5 और 9। भाई 10 से डिवाइड करो, यहाँ 9 शेष मिल रहा है, आप कहोगे हाँ सर, अरे वाह मिल तो रहा है। अब क्या है कि 9 से डिवाइड करें तो 8 शेष मिलना चाहिए। भाई 9 से डिवाइड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 से इसको डिवाइड करिए जल्दी से, तो आप कहोगे 9 3 27 हो जाएगा सर जी, 8 यहाँ बचेगा, 9 9 81, 8 शेष बल मिल जाएगा। अब इसका मतलब आंसर ये हो गया क्या? अब मेरे दोस्त आप मुझे ये बताओ कि आपको ये आंसर मिल गया, क्या आपको सी ऑप्शन और बी ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ेगी? भाई 4 में से एक ही ना सही होगा, सब सही नहीं होंगे। बात समझ पा रहे ना? हम आपको ये देखो, आपको हम बता ये भी सकते थे कि 10, 9, 8 शेष मिल रहे थे, 9, 8, 7, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है। एलसीएम ले, एलसीएम लेने के बाद जो 1 आ रहा उसको घटाएं, यार हमसे कम होगा। भाई एलसीएम लो आप। अब सबसे समस्या क्या आएगी? लोगों को यहाँ 10, 9 और 8 का एलसीएम लेने में समस्या आएगी। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती कि अभी बच्चे एलसीएम लेना जल्दी से नहीं सीखे। 360 आएगा और फिर उसमें जो एक शेष पर बच रहा था उसको घटाइए, 359 आता। तो आप एक बार सवाल को अगर आप ऐसे करके देखना चाहते हो तो ऐसे कर लो, और जैसे मैंने ये बताया था वैसे कर लो। आप समय के दोनों का अंतर देख लेना, निश्चित तौर पर ये जीत जाएगा। तो हम आपको वही चीजें बता रहे हैं जो जीतेंगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। 9वें सवाल पर अगला सवाल यह है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अच्छा, जिससे यदि 6 कम करें, 6 कम करने का मतलब उस संख्या में अगर हम 6 घटा देते हैं तो वो 12 से, 15 से, 20 से और 27 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अब एक तरीका तो ये है जो कि आम जिंदगी का तरीका है कि आप 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो आएगा उसमें आप 6 जोड़ दीजिए, क्योंकि 6 कम करने की बात कर रहा था तो वो ऑप्शन आंसर होगा। लेकिन ये तो सब करेंगे। आप सोचोगे कि आप क्या करोगे कि सवाल जल्दी बने, तो आप सोचोगे और देखो, आपको इतनी देर से हम बता रहे हैं कि जैसे आपको 12 से डिवाइड करना था, 15 से करना था, फिर उसके बाद 20 से करना था और 27 से करना था। तो जैसे 6 कम करना है, आप ये देखो कि अगर वो हम ये बता रहे हैं कि वो संख्या ऑप्शन होगी जिसमें हम 6 कम कर दें तो उसके अंकों का योग 9 हो जाए। तो अंकों का योग क्या हो जाए? अंकों का योग 9 हो जाए। सर 9 क्यों हो जाए? भाई 27 का अगर पहाड़ा किसी बच्चे को नहीं आता है तो हमें उसको भी देखना होगा ना। 9 3 27, और अगर 9 से कटेगा तो इसका मतलब उसके अंकों का योग 9 होना चाहिए। अब 6 कम कर, देखो ऑप्शन भी पहले कौन सा उठाना है ये भी चेक करो। अब 6 कम करने वाली आपको देखो कि सबसे चारों ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है जिसमें आप 6 सबसे पहले कम करोगे। तो भाई सिंपल सी बात है, 546 में अगर हम 6 कम करें तो ये 540 होगा, और 540 में अंकों का योग 9 हो रहा है। अच्छा, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें आप 6 कम करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 536। 536 में अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है। इसमें आप 6 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 534।
534 में भी अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है। इसमें आप अगर 6 कम करेंगे तो हो जाएगा 494, और इसमें भी अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है? 546, और ये आप सबसे पहले निकाल पाए। एलसीएम का भी एक तरीका है, लेकिन वो एलसीएम का तरीका तब आप इस्तेमाल करो जब आपको ये करना, ये किसी ने सिखाया ना हो अभी से पहले। ये अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो आपके पास जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है एलसीएम वाला, यू कैन यूज दैट। बट इफ यू वांट, इफ यू नो दिस, इफ यू वेल नोन थ्रू दिस, वेल known to this method, then why would you use such kind of LCM method that will take a long time to do the question? मुझे नहीं लगता कि उसको लेने की कोई ज़रूरत है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, मंडे से लाइव क्लास होगी, मंडे से लाइव क्लास होगी, और उसका टाइम आपको संडे के लाइव टेस्ट में बता दिया जाएगा। संडे को जो लाइव टेस्ट होना है, सभी लोग उपस्थित रहना। संडे को लाइव टेस्ट होगा, उसमें सब लोग उपस्थित रहिएगा। ये लाइव टेस्ट आपको मिलेगा, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, कितने बजे से मिलेगा, और उसका थंबनेल भी कल बना के लगा देते हैं। लाइव टेस्ट होगा, तो उस लाइव टेस्ट में आपको मंडे से जो लाइव क्लासेस होंगी लगातार, वो आपको उसका समय पता चल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये टाइप 9 का अगला सवाल है, देखिए और जल्दी से बताइए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है n एक पूर्ण संख्या है, कंप्लीट नंबर है, जिसे जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से डिवाइड करें तो शेष क्या बचेगा? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। जैसे कोई संख्या लिखी है, ध्यान से देखो दोस्त, n, इसको आप 6 से डिवाइड करते हो तो कह रहा शेष 4 बचता है। तो क्या ये आपको पता है कि कितनी बार डिवाइड हुआ? आपको अगर नहीं पता सर, मैंने कहा कि ठीक है, तो इसका भागफल जो क्वेश्चन है वो क्यों मान लीजिए। अब ये बताओ कि ये n कब आएगा? जब आप इसका गुणा करके शेषफल जोड़ोगे तो आपके पास 6q + 4 आ जाएगा, ये कैपिटल N का मान आ जाएगा। अब कह रहा है 2n, यानी कि संख्या का 2 गुना करना है, तो आप इसका 2 गुना करोगे तो हो जाएगा 12q + 8, और इसको आप अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी 12, ये वाला तो पार्ट तो पूरा कट जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्त, देखना ध्यान से, 12q/6, और इसको लिख सकते हो आप 8/6, तो ये तो पूरा कट जाएगा। लेकिन इसको जब आप काटोगे तो यहाँ पर 2 शेषफल मिलेगा, तो जो शेष मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2। ठीक, बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? पक्का? कोई समस्या किसी को नहीं है? करेक्ट दिख रहा है? ठीक है। और वैसे भी याद रखना, अगर किसी संख्या को 6 से डिवाइड करते हैं, ऐसी कोई संख्या जिसमें 4 शेषफल बचता है, तो अगर उस संख्या के 2 गुने को आप 6 से डिवाइड करोगे तो शेषफल हमेशा 4 का आधा यानी कि 2 होगा, हमेशा। ये हमेशा 6 के लिए होता है, लेकिन किसके लिए होता है? 6 के लिए। अगला सवाल, अब हम लोग 10वें प्रकार पर आ गए, तो यहाँ पे सवाल का जो कलर है पेन का, उसको चेंज करने का समय आ गया। चलिए चेंज किया। कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। बहुत बढ़िया। अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो एक लाइन लिख दी गई, अंकों का गुणनफल 8 है, इसने सवाल सरल किया। अब देखिए, अंकों का गुणनफल 8 इसमें तो नहीं मिल रहा था, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, लेकिन 18 अगर जोड़े तो अंक क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। कहने का मतलब, सपोज करिए जैसे ये ऑप्शन है 42, अगर आप इसमें 18 जोड़ो तो ये 42 की जगह क्या हो जाए? अंक आपस में बदल जाए तो ये 24 हो जाए, तो उत्तर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो भाई 42 में 18 जोड़ोगे तो 24 तो नहीं हो सकता है, तो ये भी आंसर खत्म। अब आप 18 में 18 जोड़िए तो ये 81 तो नहीं होगा ना, ये भी आंसर खत्म। बचा हुआ 24 आंसर हो जाएगा। अगर आप 24 में 18 जोड़ते हैं तो ये 42 होगा। अब देखो इसके अंक बदल गए कि नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब यही सवाल हम आपको ऐसे भी बता सकते थे कि 2 अंकों वाली एक संख्या, मान लो 10x + y, उसमें 18 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? संख्या के अंकों के अंक पलट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10x + y, तो इसमें 18 जोड़ के बराबर कर लो, फिर सॉल्व करो। करने को आप ये भी कर सकते थे, लेकिन क्यों करो भाई? हमारे पास दिमाग है, वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप सवालों को सोचकर आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
इस सवाल को पढ़िए, इस सवाल को पढ़िए सब लोग, पढ़ लीजिए, फटाक से बताइए आंसर क्या होगा। फिर ये मत कहना कि सर सवाल पढ़ तो रहे हैं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। यार ये कछुआ जल तो रहा है मोर्टिन, लेकिन मच्छर बहुत हो जाते हैं और इस वक्त बहुत बचना है मच्छरों से। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और होगा, यहाँ पे कौर नहीं होगा और होगा, ठीक है, क्या होगा और उसके दोनों अंकों के स्थान को आपस में बदलने पर, क्षमा चाहते हैं जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है, को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही लिख दी गई है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 हो तो ये चेक कर लो भाई, इसमें भी अंतर 4 है, इसमें भी अंतर 4 है, इसमें भी अंतर 4 है, इसमें भी अंतर 4 है। सर इससे तो काम नहीं बनेगा क्योंकि सब में अंतर 4 है। अच्छा, 2 अंकों की एक संख्या और दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या के अंकों का योग 132 है। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ये संख्या पहले ऑप्शन पर आता है, जैसे ये संख्या थी 37 और अगर इसके अंक बदल दें तो जो इसका योग होगा 7 और 3 10, जब योग करोगे तो इकाई में आएगा 10 यानी 0 और आपको चाहिए 132 में यानी 2, यानी ये आंसर है नहीं है। ये 84 लिखा था, आप अगर इसको बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा 48। जरा जोड़िए 12 2 1 8 4 12 1 13, भाई 132 मिल गया, ये आंसर हो गया, बाकी को नहीं चेक करना है। क्या आप अभी भी बाकी को चेक करना चाहोगे? क्या लगता है चेक करने की जरूरत है? नहीं है भाई, अगर 37 से आंसर नहीं आया तो 73 से नहीं होगा क्योंकि दोनों बातें एक होगी, इकाई में 0 आएगा। 62 अगर देखोगे तो इसमें अगर चेंज करोगे तो यहां पर 6 आ जाएगा और 6 और 2 मिलेगा 8, जबकि चाहिए था 2। एक ही बात कंफर्म है कि इन 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलिए बढ़िया, इस सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अच्छा, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। वाह भाई वाह, क्या सवाल दिया है, बहुत बढ़िया सवाल, शानदार लैंग्वेज, लैंग्वेज बहुत शानदार है इस सवाल की। लेकिन शानदार लैंग्वेज का थोड़ा सा काम जानते हैं किस बात से गड़बड़ हुआ, सिर्फ एक बात से कि अंकों का योग 9 है। तो देखो जरा, क्या इसके अंकों का योग 9 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसके अंकों का योग 9 है? हाँ है। इसके अंकों का योग 9 है? नहीं है। इसके अंकों का योग 9 है? नहीं है। खत्म हो गया। अब आंसर यानी कि संख्या 18 हो गई। लेकिन इसमें जो आगे बात कही गई इसको भी देख लो। कह रहा साथ ही इस संख्या का 9 गुना, अगर इसका 9 गुना आप करोगे तो 162 हो जाएगा। 18 9 कितना होता है? 162। 162 अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त, ये जो संख्या थी इसका अगर अंक का उल्टे क्रम कर देते हैं तो 81 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 81। ठीक है, 81। अब 81 का 2 गुना यही लिखा है, देखो कह रहा उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, तो भाई 162 जो है वो 81 से 2 गुना है कि नहीं है? इसका मतलब परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कहा गया है उस हिसाब से भी और बाकी इस हिसाब से भी आंसर 18 होगा। कितना सरल सवाल था, और उससे भी सरल देखो, लैंग्वेज, सवाल की भाषा बहुत अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं कि सवाल की लैंग्वेज अगर आपने सही से नहीं पढ़ी तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन उतना ही सरल इस सवाल को इसने कर दिया है, इतने भाग ने कर दिया है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। कहता है 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर बनी नई संख्या के बीच का अंतर 45 है, तो दोनों अंकों के बीच का योग क्या होगा? 5। सिंपल सी बात है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब कभी भी आपसे ऐसा कहे कि 2 अंकों की एक संख्या है, बहुत ध्यान से सुनना, आपसे कहे कि 2 अंकों की एक संख्या है, कोई भी संख्या हो 2 अंकों की, ठीक है, और अगर उस संख्या के अंकों का क्रम बदला जा रहा है, अंकों का क्रम परस्पर यानी कि म्यूचुअली चेंज कर दिया जा रहा है, परस्पर बदला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, परस्पर क्या हो रहा है? बदला जा रहा है। तो आप हमेशा याद रखोगे, जैसे इसमें कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 45 है, तो आप हमेशा याद रखना कि उस संख्या के अंक, मान लो 2 अंक थे x और y का 9 गुना हमेशा जो है वो संख्या के अंकों का अंतर हमेशा 9 से कटेगा, तो ये 45 था ही था। अब ये भी बता दे रहे कैसे आएगा। मान लीजिए एक संख्या है 2 अंकों की 10x + y,
अगर इसके संख्या के अंकों का क्रम बदल दें तो ये हो जाएगी 10y + x। भाई x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया। अब बदलने पर इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 45 दिया है, तो 10x में से x घटाइए 9x आएगा, और y में से 10y घटाइए तो माइनस का 9y आ जाएगा, ये होगा 45। 9 आप कॉमन कर लोगे, अंदर आ जाएगा x - y बराबर 45, और 9 से 45 को आप काटोगे तो ये आ जाएगा 5। इसलिए संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, हमेशा 5। ठीक है, अगर इसी में होता कि ये योग होता तो जो अंकों का योग होता वो हमेशा 11 से डिवाइड होता। क्या बताया, फिर से समझना। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंक के क्रम बदलने पर बनी संख्या जब ऐसा होता है तो अंकों का अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होने वाला होता है, और अंकों का योग हमेशा 11 से डिवाइड होता है। ये याद कर लेना, नोट कर लेना, कॉपी में भी और दिमाग में भी, दिल में भी। सवाल गलत नहीं होने चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा हल कीजिए। बड़ा ही सरल सवाल दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि 1 से 1/2 हुआ, फिर 1/2 से 1/4 हुआ, फिर 1/4 से 1/8 हुआ, और ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। यानी आप देखो कि पहले पद से दूसरा पद आधा है, दूसरे पद से तीसरा पद फिर आधा है, तीसरे पद से चौथा पद फिर आधा है। यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी का काम चल रहा है, और गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी चल रही है, जीपी चल रही है, और जीपी में यहाँ जो कॉमन रेशियो दिख रहा है, यानी कि हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। बोलो हाँ है ना। इतनी बात, अरे कछुआ गिर गया, रुको रुको रुको, अरे कछुआ गिर गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में जो कॉमन रेशियो मिला वो क्या मिलता है कि जिस रेशियो का, जिस पद का पहले में गुणा करके दूसरा पद निकाला जाए, दूसरे में गुणा करके तीसरा निकाला जाए, तीसरे में गुणा करके चौथा निकाला जाए, और ऐसे ही ये चलता जा रहा है। इसका कहीं अंत नहीं है, ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, और जब चीज गुणोत्तर श्रेणी में अनंत तक जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का तुम्हें योग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है a/1 - r। क्या होता है, a/1 - r। ठीक है, और ये तब के लिए होता है जब r 1 से छोटा हो। तो चलिए भाई, a का मतलब आपको पता ही है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग होता है a/1 - r, और a आपको पता है कि a 1 है और r ये पता है। तो भैया रख लो फटाफट a, और नीचे होगा 1 - r यानी 2। तो क्या मिलेगा आपको, 2 में से ये चला जाएगा 1/2, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। बोलो क्लियर है। ठीक है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि ये बात आप ऐसे ही करते, इसको थोड़ा सा सोच सकते थे। पूछो कैसे, इसमें फॉर्मूले वगैरह की जरूरत नहीं थी। सोच आप ऐसे सकते थे कि आपके पास ये 1 लिखा था और बाकी जितनी भी संख्याएं थी 1 से छोटी थी, वो हर बार आधी होती चली जा रही थी। यानी अगला पद आता है 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64। तो 1/2 से लेकर 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16, 1/32, सो ऑन डैश 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 अनंत तक अगर ये जाता तो भी जुड़कर ये बनाता एटलीस्ट 1 ही, कम से कम 1 बनाता। तो ये भाग 1 हो जाता और इससे आगे का भाग 1 हो जाता, और 1 पहले से दिया था तो 1 + 1 2 उत्तर हो जाता है। ऐसे भी कर सकते थे, ये सोचने की बात थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 11वें नंबर सवाल पर हम लोग आ गए। 11वें प्रकार के कह रहा है कि स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे। तो भाई 2/9 भाग वयस्क होने का मतलब ये है कि टोटल जो रेशियो है, टोटल संख्या जो है वो 9 के रेशियो में है, जिसमें वयस्क लोगों की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब अगर वयस्क लोगों की संख्या 2 है तो जो बचे होंगे वो कितने के रेशियो में होंगे, तो आप कहोगे सर 9 - 2, यानी कि जो बचे होंगे वो 7 के रेशियो में होंगे। और बचे कौन है, बच्चे, तो यानी बच्चों की संख्या 7 के अनुपात में होगी। वही कह रहा है वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। अब मेरे दोस्त मुझे बताओ कि वयस्क तो 2 थे, यानी एडल्ट 2 थे, और बच्चों की संख्या 7 के अनुपात में, तो बच्चों की संख्या इससे कितनी ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 5 के अनुपात में ज़्यादा है। और संख्या वैसे कितनी ज़्यादा थी सवाल के हिसाब से, 95। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 19।
तो कह रहा है कितने बच्चे मौजूद थे, तो बच्चों का टोटल रेशियो क्या था 7, तो 1 का मान अगर 19 है तो 19 सत्ते कितना होता है, 19 सत्ते 133 होता है। सवाल का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ पाए। अब इसको एक्स पैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी यार। अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल, 11वें प्रकार का अगला सवाल कह रहा उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। तो आप 36 के कितने गुणनखंड होंगे, सबसे पहले तो आप ये बता दो हमको 36 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या कहोगे, ये सर 4 गुणे 9 होता है, 4 का मतलब 2 की घात 2 और 3 की घात 2। तो 2 की घात 2 का मतलब 1 इसमें बढ़ा दोगे तो ये 3 हो जाएगा, 1 इसमें बढ़ा दोगे तो ये भी 3 हो जाएगा, नहीं 3 त्रिका 9 गुणनखंड होंगे 36 के। अब जरा मेरे दोस्त ध्यान से देखो 9 गुणनखंड किसमें होंगे, एक तो सब में कॉमन होगा ही होगा, एक लिखो या ना लिखो वो कॉमन सब में होता है। ठीक है, क्या इस ऑप्शन में 9 गुणनखंड दिख रहा है, नहीं है। क्या इस ऑप्शन में 9 गुणनखंड है, नहीं है। क्या इस ऑप्शन में 9 गुणनखंड है, नहीं है। तो 36 के सभी गुणनखंड किसमें होंगे, इसमें 1 2 3 4 6 9 12 18, यानी 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, सबसे डिवाइड होगा। क्लियर। अगला सवाल कह रहा एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा सवाल दिख रहा है भाई। मतलब ये भी आप ये कह सकते हो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एक क्वेश्चन है। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, वह संभावित संख्या क्या होगी, बताओ। किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा है तो संख्या क्या होगी। जरा पहला ऑप्शन चेक करो, ध्यान से देखना। किसी संख्या का वर्ग उस संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा है, तो भाई अगर 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 का 2 गुना करोगे तो 2 हो जाएगा। क्या ये जो वर्ग आया है इस संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो आंसर होगा ही नहीं। तो जिसमें जिसमें +1 है वो तो आंसर होंगे नहीं। हमने +1 से देखा है, अभी हमने +3 या -3 की कोई बात नहीं की है, हमने सिर्फ अभी किससे देखा है, +1 से। अब हम 1 उठा लेते हैं, चाहे +3 उठा ले चाहे -3 उठा ले। सपोज करिए हमने +3 उठा लिया, +3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। अच्छा, अब इसी संख्या का, एक संख्या का वर्ग उस संख्या के 2 गुने से, अब इस संख्या का अगर आप 2 गुना करोगे तो इस संख्या का 2 गुना क्या होगा, आप कहोगे सर 6 होगा। तो क्या 9 जो है वो 6 से 3 ज्यादा है, तो आप कहोगे हाँ सर 3 ज्यादा है। इसका मतलब आंसर होगा 1 वाला तो नहीं होगा, तो -1 इन दोनों में था। अब देखो +3 वाला आंसर होगा, -3 इसके लिए आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि -3 वाला आंसर होने की उम्मीद नहीं थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1 और 3। मेरी बात समझ पाए, किस तरीके से आप एक ऑप्शन को उठाते हो और उसमें भी एक पॉइंट लेते हो, बाकी की सारी चीजें आपकी स्पष्ट होती जाती हैं, क्लियर होती जाती हैं। क्लियर, बात समझे सभी लोग। तो उम्मीद है कि ये बात सभी को समझ में आई होगी। आई है कि नहीं आई है, बोलो हाँ या ना। सबसे पहले तो ये बताओ आई है या नहीं आई है। अगला सवाल देखिए। अच्छा, ये तो कर चुके हो ना, तो फिर ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल हो गया था सभी का। तो चलिए, इसी के साथ आज से आपका नंबर सिस्टम समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। और नंबर सिस्टम में मैंने लगभग 100 के आसपास ऊपर क्वेश्चन कराए हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है कि जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, नए दोस्त जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लास में अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ उसको शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए। क्या चीज़ आपको और अच्छी चाहिए क्लास में वो मुझे कमेंट में बताइए, और जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ प्लीज़ उसका कमेंट में आंसर दिया करो, और लाइक जरूर किया करो यार, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित, ठीक है। चलिए, टेक केयर।